ये बात ना विपक्ष को भी अब समझने की जरूरत है कि अगर किसी की बेहतरी के लिए अगर कुछ किया जा रहा है, संशोधन किए जा रहे हैं, तो उसको भी ईमानदार तरीके से विपक्ष सुधारे ना। अगर पारदर्शिता किसी सिस्टम में लाने का प्रयास किया जा रहा है तो उससे ऐतराज किस बात का है। अगर एक ऐसा संशोधन लाया जा रहा है जो उस वर्ग के गरीब लोग हैं उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ता है, तो इसमें तकलीफ क्या है। दिक्कत यह है कि जस्ट बिकॉज एनडीए लेके आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके आ रहे हैं, तो ये गलत ही है। और हर बार सिर्फ इसका विरोध इसलिए करो क्योंकि एनडीए की सरकार लेकर आ रही है। और विरोध करने का तरीका आप तथ्यों पे कीजिए ना। आज मुझे बता दीजिए कितने ऐसे विपक्ष के सांसद हैं जिन्होंने तथ्यों की बात की। उन्होंने सिर्फ एक जनरलाइज स्टेटमेंट दिया कि मुसलमानों के विरोध में है ये सरकार, मुसलमानों को खत्म करना चाहती है, मुसलमानों को हाशिए पे फेंकना चाहती है। हम लोग के ऊपर भी वही आरोप। आप मुझे बताइए, मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं। मेरे नेता, मेरे पिता ने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया 2005 में, मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार में बने, उसकी पैरवी करते करते। उस वक्त कहां थी ये तथाकथित सारी सेक्युलर पार्टियां? क्यों नहीं आ गए ये समर्थन में? आज मेरी धर्मनिरपेक्षता के ऊपर, आज मेरे सेक्युलरिज्म के ऊपर आप सवाल खड़े करते हैं, बट उन लोगों का आप साथ देते हैं जिनको सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि भैया मुसलमान की बदहाल परिस्थिति के जिम्मेदार ये लोग हैं। कांग्रेस का आप साथ देंगे, राजद जैसी पार्टी का साथ देंगे जिन्होंने खुद वक्त को लेकर, लालू जी का बयान वायरल है आज की तारीख में, हर कोई जान रहा है उन्होंने क्या कहा क्या नहीं। और विपक्ष की ये आदत बन गई है डराने की लोगों को। इन्होंने इसी तरीके से डराते डराते सीए के बारे में इन्होंने भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि वो नागरिकता छीन लेगा। कौन से मुसलमान की नागरिकता छीन ली गई मुझे बताइए। मैंने सदन के इसी पटल में मैंने बोला था कि हाथ कंगन को आरसी के आने वाले समय में पता चल जाएगा किसकी नागरिकता गई। इतना समय हो गया, कौन से मुसलमान की नागरिकता छीन ली गई? धारा 370 हटाने को लेकर इसी तरीके का भ्रम फैलाया गया। हर बार लोगों को सिर्फ डरा कर, और आज पुनः अगले 2 साल में पता चल जाएगा ना, 2029 में हम लोग फिर जाएंगे चुनाव में। 29 के चुनाव में परिणाम दिख जाएंगे। अभी बिहार का चुनाव है 6-7 महीने के बाद, उसमें पता चल जाएगा भैया। अगर आप मुसलमानों के हक में, और ऐसे मुसलमानों के हक में जो गरीब वर्ग से आते हैं, उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ लाते हैं, तो इन लोगों को तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करने की सोच रखते हैं। ये संशोधन मैं ईमानदारी से मानता हूं, मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, कोई ऐसी गलत चीज का मैं पक्ष नहीं लूंगा जो मेरे पिता की विचारधारा के खिलाफ जाए। मेरा कमिटमेंट ना सिर्फ समाज के इस वर्ग के साथ है, मेरा कमिटमेंट मेरे पिता की आइडियोलॉजी के साथ भी है। तो मैं कतई उसके साथ मैं समझौता नहीं करूंगा। मैं मानता हूं कि ये संशोधन प्रो पुअर मुसलमान है। ये संशोधन उन महिला मुसलमानों के हक में है जिनको अभी तक हाशिए पे रखा गया है। मणिपुर पे चर्चा हो रही थी, राहुल गांधी उस वक्त नहीं थे। अब ये बता दीजिए इन लोग की गंभीरता, एलओपी की गंभीरता बताइए। आज सुबह जब ये भी आया, जब ये वफ्द को भी जब इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एलओपी वाज मिसिंग। अभी जब मणिपुर वाला मामला, मणिपुर इतनी बार ये लोग कह रहे हैं, उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और जब गृह मंत्री जी जब उसके ऊपर जब जवाब दे रहे हैं, जब अपनी बातों को रख रहे हैं, जब स्पष्टीकरण दे रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो आप मौजूद रहना भी जरूरी नहीं समझते। वक्त के दुनिया भर के ये लोग माहौल बना रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, मुसलमानों के बीच जा रहे हैं। आप दिन के विजुअल्स निकाल के देखिए, विपक्ष के कितने सांसद कब कब मौजूद थे। और खास तौर पर एलओपी की भूमिका, भाई you have to be present in the house, counter us every time, then you say that कि ये स्पीकर आपको बोलने नहीं देते, सरकार आपको बोलने नहीं देती। आप रहिएगा तब तो आप बोलिएगा, आप रहेंगे नहीं तो बोलेंगे कब? बहुत अच्छा हुआ बहुवीर जो कांग्रेस ने 2013 में गलत किया था तुष्टीकरण को लेकर के, उसका शुद्धिकरण किया गया और गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए उसमें सबका स्थान रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिन में एक खुशहाल वक्फ बोर्ड का दृश्य होगा। इन्हें की जमीन हड़पो नहीं, बल्कि गरीबों को जमीन पर हक मिले। दादा, विपक्ष कह रहा है कि बुलडोज किया गया है संख्या के बल पे। ये नहीं, उनका तो कहने का काम है, किसी को बुलडोज नहीं किया गया। कांग्रेस ने जो 2013 में किया था उसी के कारण हुआ। और आपने सुना होगा 95 के पहले तो वक्फ बोर्ड था भी नहीं, ट्रस्ट था। रात का लगभग 3 बज रहा है। हमें संतोष है कि ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, वक्फ बिल पारित हो गया है और मणिपुर के राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन भी हो गया है। बड़ा सवाल यह है कि वक्फ की संपत्ति जनता के उपयोग में आएगी या कुछ के उपयोग में आएगी। आज के संशोधन से ये गरीब, बेवा,
अनाथ बच्चे, महिलाएं, बाकी सबों के लिए इसका उपयोग होगा। ये मैंने सवाल किया था और आज आपके सामने कर रहा हूं। लाखों संपत्ति है, एक यूनिवर्सिटी आई, एक मेडिकल कॉलेज आया क्या, एक स्कूल खुला, एक स्किल सेंटर खुला क्या? क्यों? तो ये जो मुतवल्ली जो सिर्फ मैनेजर होते हैं, कैसे मैनेज कर रहे थे? सच्चर कमेटी ने ही कहा कि कितनी कमाई घटती है वक्त की, तो अब बढ़ेगी और एक नया रास्ता खुलेगा और पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, जिनकी कोई चिंता नहीं होती थी, वो चिंता की जाएगी। सर, मणिपुर को लेकर भी गृह मंत्री ने विधिवत जानकारी। धन्यवाद, तो हो गया, अच्छा है, चलो। राहुल चले गए थे, मणिपुर पर चर्चा हो रही थी। वो कितने गंभीर है बताने की जरूरत है क्या आपको? नहीं, बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि हम उस वक्त सदन के सदस्य रहे थे जहां पे एक ऐतिहासिक वक्फ अमेंडमेंट बिल जैसा बिल है जो इसको इंट्रोड्यूस करके पास किया गया। सिर्फ इसीलिए ही नहीं कि बिल को पास कर दिया गया, पर इसलिए भी क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण और एक कह सकते हैं कि एनरिचिंग डिस्कशन, जिसमें सारे तर्क को सभा पटल पे रखा गया और एक एक करके उस पर चर्चाएं हुई। रात के 3 बजे तक वक्फ अमेंडमेंट बिल पे चर्चा हुई है और हम पूरी तरीके से मानते हैं कि हमारे देश में सेक्युलरिज्म का, धर्म के नाम पे जो राजनीति होती है उसको खत्म करने के लिए ये एक बहुत अच्छी तरीके से इसको ये आ रहा है। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से इस बिल के समर्थन में है और क्योंकि ये जेपीसी भी गई थी और हमारे पार्टी के जितने भी सुझाव थे उसको इस अमेंडमेंट बिल में एक्सेप्ट किया गया है। वो पसमानदा अंसारी कम्युनिटीज़ हो मुस्लिम में, या फिर वो महिलाओं का सामान्य अधिकार हो वक्फ बोर्ड पे, या फिर कलेक्टर के डिसीजन के को लेकर के हो, अगर उनको कलेक्टर के डिसीजन को चैलेंज करना हो उसको लेकर के। तो काफ़ी सारे सुझाव जो लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य थे उन्होंने दिया, तो उसको इस बिल में इंक्लूड किया गया है। और हमें लगता है कि ये जो धर्म के नाम पे राजनीति होती थी, विपक्ष की, माइनॉरिटी अपीजमेंट की जो राजनीति होती है, उस पर पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगेगा और सेक्युलरिज्म का एक नया डेफिनेशन हमारे देश में आएगा। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट के अंदर आधी रात को पास हुआ है। पूरे देश में खुशी का माहौल है। जो वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया था वो वादे को पूरा किया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये वक्फ की जायदाद को प्रोटेक्ट करने वाला बिल है। हाँ, जो इसमें खुर्द बुर्द करते थे लोग, जो वक्फ की जायदाद को लीज पर दे देते थे, जो कौड़ी के भाव बेच देते थे, जो कुछ लोग इस पर काबिज होते थे, उनको ये अधिकार नहीं रहेगा। और एक बात साफ हो गई है कि वक्फ बिल पर कांग्रेस और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने पूरी तरह मुल्क को गुमराह करने का काम किया और इससे हम लोगों को बहुत पूरी ताकत से इन चीज़ों को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। और आज जो वक्फ बिल पास हुआ है उससे एक बात साफ है कि इसको राज्यसभा में भी ले जाएंगे और वहां भी पास कराएंगे। सर, कुछ अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो वो इस बिल को लेकर सवाल उठा रहे हैं, एक तरीके से मुस्लिमों को लेकर बिल को बता रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं परेशानी क्रिएट कर सकता है। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, मुस्लिम समाज को कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। वक्फ एक्ट को जिन्होंने नहीं पढ़ा है, सिर्फ कुछ लोग हैं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। उसी तरह यही लोग हैं जो अब प्रचार कर रहे हैं कि ये जो वक्फ की जायदाद है वो पूरी तरह इस बिल आने से मुतासिर होगी। ये कहीं से सही नहीं है। वक्फ की जायदाद इससे मुतासिर नहीं होगी, बल्कि इसमें पूरी तरह से प्रोटेक्ट होगी। नहीं, क्या कहूँ, पैसेज के तौर तरीके देख रहा हूँ, क्लॉज बाय क्लॉज सरकार की हठधर्मिता देख रहा हूँ। इंतजार करिए, आज हमारे हाउस में आएगा, हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन हम आग्रह करेंगे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक उसूल है, संजीदगी और संवेदना से बात होनी चाहिए। अगर संजीदगी और संवेदना का अभाव है, एरोगेंस आपका आभूषण हो गया है, तो भगवान भला करे आपका। डोनाल्ड ट्रंप ने 26% रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की है भारत के खिलाफ। क्या कायदे से तो ये माइक मोदी जी के सामने जाना चाहिए था, लेकिन भटकता हुआ मेरे समक्ष आ गया। कोई रिश्ता ढूंढ पा रहे हैं वक्फ और इस तरह की डॉग विसिल पॉलिटिक्स और टैरिफ जैसे महत्वपूर्ण सवालों पे? ब्रिक्स के बारे में टिप्पणी कितनी गंभीर की गई, कोई प्रतिकार हुआ? क्या बना दिया है इन्होंने इस देश को। बहुत स्वागत योग्य काम हुआ है और खास करके उनके लोगों के बीच में जो पैसा
उनका कुछ लोगों के हाथ में वक्फ का कब्जा था, वो अब गरीब मुसलमानों को हाथ में जाएगा। इस बीच आप देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है और दूसरी तरफ अमित शाह का एक बयान लालू प्रसाद यादव जी को लेकर भी सामने आ रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी भी मजबूत वक्फ बिल के आप उस वीडियो को दिखाइए। इसी लोकसभा में 2010 का लालू प्रसाद यादव जी का जो गृह मंत्री जी कोट कर रहे थे, लोकसभा के फ्लोर पे भाषण है। उन्होंने क्या कहा कि भाई डाक बंगला पटना में लोगों ने वक्फ कई प्रॉपर्टी में लोग कब्जा करके रखे हुए हैं, एक कठोर कानून आना चाहिए और उनको जो गरीब मुसलमान हैं उसको इसका फायदा मिलना चाहिए। ये तो लालू यादव जी बोल रहे थे इसी फ्लोर द हाउस में। अब तो इसीलिए सब तो कानून आया है। आप रिसर्च करके देखिए ना, वक्फ के प्रॉपर्टी को कौन लोग कब्जा करके बैठे हुए थे। देखिए, एक बात समझिए, वक्फ बिल पास होना बहुमत के आधार पर अलग है। आप इसको समझिए, जो आदमी मुसलमान को कभी तरजीह नहीं देता, कभी बच्चा पैदा करने का मशीन बना देता है, कभी जमात को गाली देता है, कभी कोरोना में नफरत पैदा करवाता है, कभी कहता है कि आतंकी है, कभी पंजाबी को कहता है खालिस्तानी है, कभी क्रिश्चियन को कहता है कि ये धर्म परिवर्तन के लिए उस पर हमला बोलता है। ये मुसलमान का सवाल नहीं है। इन्होंने सबको तोड़ा, कभी जाट को गाली देता है, कभी मराठी को गाली देता है, कभी साउथ को, कभी नॉर्थ को, कभी कुकीज़ को, कभी मत्तों को। तो देश के हालात में ये सियासत हर चीज़ों में ढूंढते हैं। इनको एक बात समझिए, ये आए थे क्यों? इसके पहले आप गुरु गोलगरबर की कहानी सुनिए कि जो इस देश में हिंदू को छोड़ दूसरे धर्म के लोग हैं उसको हिंदू धर्म मानना ही पड़ेगा। हेडगेवार को याद करिए, आप किससे समझौता करके सरकार बनाते थे? आप याद करिए ना, मुस्लिम लीग से, और उनका माफ़ीनामा याद करिए। तो जिनका इस देश के सन 1940 से लेके 47 तक कोई भूमिका नहीं रही, सबने माफ़ी मांगा। अब वो मुसलमान को हमेशा गाली देना, उनकी जब मंडल की लड़ाई हो रही थी, ओबीसी और एसटी एससी अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, तब ये कमंडल ले आए और मंडल और कमंडल के बीच युद्ध छड़वा दिए और ओबीसी के खिलाफ ये जंग लड़े, हजारों हजार लोग मरे, आत्महत्या हुआ। ये कब देखिए, ये हमेशा एसटी एससी के खिलाफ रहे, ये जाति जनगणना के खिलाफ रहे, ये आरक्षण के खिलाफ रहे। आप उठा के देखिए ना भैया, आप ये महिलाओं की बात करते हैं, अब महिलाओं में जब आरक्षण की बात आती है तो दलित, एसटी एससी, ईबीसी, ओबीसी माइनॉरिटीज़ के महिला को आरक्षण नहीं देना है, इसलिए वो महिला बिल नहीं लाते हैं। ये मुसलमान की बात करते हैं, गरीब मुसलमान के, उसके एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। उसके जो मिसाइल हैं मुसलमान के, जितने भी संस्था हैं, उस पर आप कटौती कर लिया। आप उसकी तरक्की, उसके एजुकेशन, उसके हेल्थ पर बात नहीं करते हैं, उसको हमेशा नफरत का केंद्र बिंदु बनाते हैं। और आप कभी कहते हैं शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी जिन्ना, कभी पाकिस्तान, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी तलाक, कभी वक्फ। तो हमेशा 24 घंटा इनकी सियासत चलती रहती है। वक्फ, आप एक बात बताइए, वक्फ जैसी संस्था जो अल्लाह के नाम से किए हुआ है, आप कहते हो आप 13 में आया, 13 के बाद आप 11 साल रहे, अटल जी भी रहे, तो आपको ये समय समय पर जब आप देखते हो कि ये नहीं झुका, अब कोई मुद्दा नहीं बचा, तो फिर से कोई नया मुसलमान का मुद्दा लाओ और इसको 6 महीना चलाओ, 3 महीना चलाओ। तो इनके पास सारे अस्त्र शस्त्र मिसाइल खत्म हो गए। अब गाली देने के सारे मुद्दे, और मुसलमानों ने कानून को, संविधान को और अपने देश में स्वीकार कर लिया कि हमको जीना कैसे है। तो इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इनके वो इनको अछूत समझते हैं, मुसलमान को द्विम दर्जा का दर्जा देना चाहते हैं। मुसलमान कहता है नहीं, मैं भारतीय हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ। पहले इन्होंने क्रिश्चियन को ख़त्म किया, सिख को ख़त्म किया। सबसे पहले इन्होंने आज़ादी के पहले अंग्रेज़ के समय में इतने बड़े बड़े जो मूलवासी, आदिवासी, दलित, गरीब का ज़मीन बड़े बड़े ज़मींदारों को दिया। किसने दिया? अब हमको बताइए ना, क्यों दिया? अंग्रेज़ों की दलाली के कारण ही तो मिली। तो कौन की अंग्रेज की दलाल? बुद्ध पहले आए कि इस्लाम पहले आए? तो बुद्ध क्यों आए? बुद्ध इसलिए आए कि सबसे ज़्यादा सनातन के मानने वाले दलित, एसटी एससी, ओबीसी पर हमला किया था, छूत-अछूत किया था बड़ा। तो उसके बाद बुद्ध की आइडियोलॉजी आई। तो अब बुद्ध की आइडियोलॉजी के बारे में आप बोलते नहीं हो, तो आप किस पर बोलोगे? बस इसके पास मुद्दा है मुसलमान, और ये नफरत पैदा करते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है। अब भैया कितना ज़मीन खाली है, नए में ज़मीन कितना है, कौन तय करेगा? हम ज़मीन बेच करके मुसलमान के पिछड़े, कौन? आप तय करोगे? क्या हुआ तलाक वाले में? क्या हुआ? महिलाओं ने वोट दे दिया आपको?
पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा हर जगह बांटने की राजनीति, हिंदू में बांटने की, सनातन को बांटने की राजनीति, तो ये गरीब बना के रखते हो। तो इनका सब ढोंग है, राजनीति का एक हिस्सा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं।